सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आईएएस की तैयारी के तहत आज हम लोग पॉलिटी का लेक्चर पढ़ेंगे और पॉलिटी के लेक्चर के तहत पढ़ेंगे हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग। कैग क्या होता है और कैग का पद क्या होता है, कैग के क्या अधिकार हैं, क्या शक्तियां हैं, कौन उनको नियुक्त करता है, कैसे उसको बर्खास्त किया जाता है, क्या क्या उनकी पदावधि और शर्तें हैं, और वास्तव में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। केवल यह जान लेना कि वह केंद्र और राज्य के संचित निधि के व्यय की संपरीक्षा करता है, रिपोर्ट देता है, आकस्मिक निधि से किए गए व्यय की संपरीक्षा करता है, रिपोर्ट देता है, लाभ या हानि केंद्र और राज्य सरकार के विभागों द्वारा किए गए लाभ या हानि का संपरीक्षा करता है, उस पर रिपोर्ट देता है, उनके द्वारा पोषित निगमों और विभागों द्वारा किए गए आय व्यय की संपरीक्षा करता है, रिपोर्ट देता है। यह कह देना ही पढ़ाई नहीं है। हमें यह जानना पड़ेगा कि वास्तव में नियंत्रक और उसमें एक शब्द और जुड़ा है महालेखा परीक्षक, इस शब्द का अर्थ क्या है और क्या उसकी तुलना की किससे जाती है। कभी कभी उसको कुछ लोग शिकारी डॉग के समान बोल देते हैं, कुछ लोग उसको नाइट वॉचमैन या केवल रखवाले डॉग के समान बोलते हैं। हमें यह जानना पड़ेगा कि वास्तव में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का अर्थ क्या है और क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो शब्दार्थ है क्या उसके ऊपर लागू होता है। नियंत्रक के रूप में वो क्या देखता है, महालेखा परीक्षक के रूप में वो क्या देखता है, दोनों कर्तव्य आपस में वो कैसे निभाता है, और क्या केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लेखा परीक्षक के रूप में वो काम कर रहा है इस समय। क्या लेखा रख रहा है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग दोनों का कार्य करता है कि केवल अकाउंटिंग का काम करता है या ऑडिटिंग का काम करता है या कंट्रोलर का कार्य करता है। देखिए कई सारे कार्य इसमें जुड़े हुए हैं। केवल किताब उठाकर और किताबों से उसके ऊपरी तत्वों को पढ़कर हम आईएएस जैसे विशाल परीक्षा को पास नहीं कर सकते हैं। आईएएस जैसी बड़ी परीक्षा को पास करने के लिए कहीं ना कहीं आपको ज्ञान का आकांक्षी बनना पड़ेगा, यानी आपको आईएएस की परीक्षा पास करने के लिए आपको विषय क्षेत्र के अंदर डूबना पड़ेगा और डूबने के बाद आपको विषयों के गहराई के बारे में पता चलेगा। छोटा सा विषय लिखिए, अगर आप सतही रूप से पढ़िए तो वो बहुत सरल है, लेकिन आप जैसे आप अंदर होते जाएंगे परत दर परत खुलता जाएगा और आपको लगेगा क्या ये भी था, क्या ये भी था। अगर मेंस की परीक्षा में आ जाए कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के शाब्दिक अर्थ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में उसके कर्तव्यों का मूल्यांकन करिए। अब बताइए, आप पढ़ के गए थे कि कौन उसको नियुक्त करता है, क्या उसके कार्य और शक्तियां हैं, कैसे वो हटाया जाता है, किसको वो त्यागपत्र देता है, क्या उसकी पदावधि और वेतन शर्तें हैं, और वहां पूछ रहा है कि नियंत्रक के रूप में वो क्या कार्य करता है और परीक्षक के रूप में क्या काम करता है।
इसीलिए सिविल सेवा की परीक्षा में आपको छोटे से छोटे विषय को इतने ध्यान से पढ़ना है कि उसमें कुछ बाकी ना रहे। और यह बहुत कठिन नहीं है। आप खुद जैसे जैसे आप अंदर होते चले जाएं, अब बस अपने आप को आपको जुझारू बनाना है। जुझारू जब आप बनाएंगे और ज्ञानाकांक्षी यानी ज्ञान का आकांक्षी बनाएंगे कि हमें इसके अंदर अंदर तक जाना है, तो निश्चित ही आप बहुत बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। और मैं अपने इस मंच से यही प्रयत्न करता हूं कि जहां आपके अंदर कुछ कमी रह जाती है वो मैं आपको जरूर वहां पे दूं। अपने इस मंच से, विक्रमादित्य आईएएस के मंच से हमारा प्रयत्न ही यही है कि आपको गहन ज्ञान प्रदान करूं। जहां तक आपको पहुंचने में थोड़ी समय लगता है, जो देरी लगेगा, अपने 20 वर्ष के अनुभव से मैं वहां तक आपको जरूर पहुंचाऊं। कितना सफल होऊंगा ये आप जरूर बताएंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 148 भारत के लिए एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान करता है, जिसकी नियुक्ति अपने हस्ताक्षर सहित कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष। लेकिन 6 वर्ष पूरा होने के पहले कुछ अगर शर्तें लागू हो जाती हैं या कोई आकस्मिक घटनाएं पैदा हो जाती हैं, तो वो कभी भी अपने पद से 6 वर्ष पहले भी मुक्त होता है। जैसे पहला, अगर 6 वर्ष के पहले 65 वर्ष की आयु पूरा कर लेता है तो 6 वर्ष के पहले ही वो मुक्त हो जाता है। यानी 6 वर्ष के पहले अगर 65 वर्ष की आयु हो जाती है तो वो पद मुक्त होता है। इसके अलावा वो जब चाहे तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देकर भी मुक्त हो सकता है। इसके अलावा उसको महाभियोग के माध्यम से भी पद से हटाया जा सकता है। अब यहां मैंने एक शब्द गलत ले लिया और वो है महाभियोग। अब इस शब्द को मैंने इसलिए बोला ताकि मैं इस शब्द के बारे में आपको गलती क्या होती है वो बता दूं। देखिए, महाभियोग, ड्यू टू इम्पीचमेंट only one person can be removed, is called president of India. only president of India के बारे में ही हम इम्पीचमेंट शब्द या अभियोग शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन किताबों में धड़ल्ले से लिखा हुआ है कि महाभियोग के माध्यम से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, महाभियोग के माध्यम से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, महाभियोग के माध्यम से कैग को हटाया जाता। अरे भाई, महाभियोग शब्द नहीं होगा, संसदीय प्रक्रिया के तहत आप बोल सकते हैं। महाभियोग शब्द, इंपीचमेंट शब्द केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के लिए प्रयोग होता है। इसीलिए मैंने शब्द बोला ताकि मैं आज इसका आपको सही ज्ञान दे सकूं, और मैंने वो दिया। तो वास्तव में एक संसदीय प्रक्रिया के तहत अगर संसद के दोनों सदन बहुमत के माध्यम से प्रस्ताव पारित कर दे कि कैग को हटाना है, तो कैग को हटाया जा सकता है, जिसको महाभियोग लोग किताबों में कह रहे, लेकिन वो सही नहीं है। एक संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से उसको हटाया जा सकता है। लेकिन आपको यह भी यहां जानकर एक बहुत आश्चर्य लगेगा कि कैग को हटाने की प्रक्रिया वही संसदीय प्रक्रिया है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हटाने के संदर्भ में कैग को वही स्थिति प्राप्त है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त है। जिस प्रक्रिया के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया के तहत ही कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाया जा सकता है। इसके अलावा कैग को, ये तो उसके हटने और पदावधि शर्त बात हो गई। इसके अलावा कैग को भारत के संचित निधि से वेतन मिलता है ताकि कैग अपने कार्यों से प्रभावित ना हो। कैग जब रिटायर होता है तो लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है।
यानी कि कैग का पद भारत के संविधान में या भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में इतना महत्वपूर्ण है कि केवल पदावधि के दौरान ही नहीं बल्कि पदावधि समाप्त होने के बाद भी उसके पद की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, ताकि वह अपने कार्यों को बिना कार्यपालिका के प्रभाव से प्रभावित हुए कर सके। हमारे संविधान निर्माता कैग के पद को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं। अब दूसरी बात, कैग के कार्य और शक्तियां क्या। मैं अभी अपने उस शब्द पे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के शब्द में बाद में आऊंगा, पहले मैं उसके सामान्य कार्य को बता दूं। देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्य था जनरली अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग दोनों का था, यानी लेखन करना और लेखा परीक्षण करना, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग दोनों था, ठीक है ना। लेकिन आपको यह बात जरूर जानना चाहिए कि वर्तमान में कैग को केंद्र सरकार के अकाउंटिंग से मुक्त कर दिया गया। राज्य सरकार का अकाउंटिंग वो करता है, अब केंद्र सरकार का केवल ऑडिटिंग कर सकता है, संपरीक्षा कर सकता है, अकाउंटिंग नहीं है। हाँ, लेकिन राज्य सरकार का अकाउंटिंग ऑडिटिंग दोनों करता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में उसकी जो पहली शक्ति है वो यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संचित निधि से, जो केंद्र सरकार राज्य सरकार अपने संचित निधि से जो व्यय करती हैं उनकी संपरीक्षा करता है और उनके संबंध में अपनी रिपोर्ट देता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आकस्मिक निधि से द्वारा किए गए व्यय से की भी वो संपरीक्षा करता है और उस पर अपने रिपोर्ट देता है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार के विभागों द्वारा किए गए लाभ और हानि का भी वो संपरीक्षा करता है और उस पर अपनी रिपोर्ट देता है। यानी कैग का जो कार्य है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार के द्वारा जो भी खर्च किए जाते हैं, चाहे वो उनकी संचित निधि से हो, चाहे वो उनके आकस्मिकता निधि से हो, चाहे उनका लाभ या हानि हो, चाहे उनके कंपनियों या निगमों द्वारा किए गए व्यय हों, उनकी वो संपरीक्षा करता है और उनका जो है वो क्या कर देता है, अपनी उस पर रिपोर्ट देता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अपना रिपोर्ट वो किसको प्रस्तुत करता है। तो केंद्र के संबंध में वह रिपोर्ट राष्ट्रपति के माध्यम से संसद में प्रस्तुत करवाता है और राज्य सरकारों के माध्यम से, राज्यपाल के माध्यम से राज्य के विधानमंडल में प्रस्तुत करवाता है। यह तो हो गया उसकी रिपोर्टिंग प्रस्तुति का। तो संपरीक्षा करना और संपरीक्षा करके उसकी रिपोर्ट देना, यह उसका प्रमुख कार्य है, ठीक है। कैसे उसको नियुक्त किया जाता है, कैसे उसको हटाया जाता है, यह भी मैंने आपको बता दिया है। क्या उसकी पदावधि है, यह भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यानी मैंने नियुक्ति बताया, पदावधि बताया, कैसे उसको हटाया जाता है यह भी मैंने बताया, और उसके कार्य और क्या क्या शक्तियां ये भी मैंने बताया। अब हम लोग ये जाने कि असल में वो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में कर क्या रहा है। देखिए, ये जो भी रिपोर्ट देता है, इसका आगे जब लोक लेखा समिति आएगी तो इसी की रिपोर्ट का आधार बनाकर लोक लेखा समिति भी अपना कार्य करती है। इसीलिए कैग को लोक लेखा समिति का मित्र, मार्गदर्शक एवं दार्शनिक कहा जाता है, ठीक है ना। इसी के कार्यों को ही लोक लेखा समिति जो है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, आगे बढ़ाती है। लेकिन अब हम लोग ये जाने कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में उसके क्या कार्य हैं। देखिए, नियंत्रक के रूप में वह देखता है कि चाहे वो भारत के संचित निधि हो या राज्यों का संचित निधि से हो, जो धन निकाला जा रहा है क्या वह विधि के अनुसार निकाला जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो धन निकाला गया वो गैर विधिक हो, गैर कानूनी हो, या संसद और विधानमंडल के नियमों के विरुद्ध हो।
यानी जो भी केंद्र सरकार धन निकाले संचित निधि से या जहां से भी निकाले, वह संसदीय प्रक्रिया और संसदीय नियम कानून से बाध्य होकर करे। क्योंकि अगर मान लीजिए सरकार को कोई विनियोग विधेयक के तहत भारत के संचित निधि से धन निकालना है, तो विनियोग विधेयक बाकायदे संसद में प्रस्तुत होता है, उस पर चर्चा होता है और इसके बाद विनियोग विधेयक पास होता है और तब भारत सरकार उस विनियोग विधेयक के माध्यम से भारत के संचित निधि से धन निकालती है। यह संसदीय प्रक्रिया हो गई। तो नियंत्रक के रूप में कैग यह देखता है कि जो भी धन निकाला गया, क्या वह संसदीय नियम और प्रक्रिया के तहत निकाला गया। कहीं कोई ऐसा तो व्यय नहीं है जो संसदीय प्रक्रिया या नियम को ताक पर रखकर या उसके विरुद्ध निकाला गया। तो नियंत्रक के रूप में वह इसके बारे में नियंत्रण रखता है। और परीक्षक के रूप में क्या देखता है? परीक्षक के रूप में वह यह देखता है कि जो व्यय किया गया, नियंत्रक के रूप में देख रहा है कि जो व्यय किया जा रहा है, वो जो धन निकाला जा रहा है वो सही नियम कानून से निकले। परीक्षक के रूप में वो देख रहा है कि जो व्यय किया गया, क्या वो सही किया गया, क्या वो उसी मद में किया गया जिस मद के निकाला गया। मान लीजिए शिक्षा के लिए निकाला गया और स्वास्थ्य में व्यय कर दिया गया, ये तो गलत व्यय हुआ। तो वो ये भी देखता है कि व्यय जिस मद में निकाला गया, क्या उस मद में किया गया, क्या जिस मद में जितना व्यय निकाला गया क्या उतना ही व्यय किया गया, कहीं उससे ज्यादा तो नहीं किया गया। और अगर ज्यादा किया गया तो क्यों किया गया, अगर उससे कम हुआ तो क्यों हुआ। इन समस्त चीजों को वह परीक्षक के रूप में देखता है और अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। लेकिन लोगों को का यह भी कहना है कि उसको एक नाइट वॉचमैन के, एक रखवाले के समान होने चाहिए, एक टांग पकड़ने वाले रक्षक के रूप में नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको एक रखवाले रक्षक के रूप में होने चाहिए। वो केवल धन की रक्षा करे, न कि सरकार का टांग पकड़ के खींचे। और ऐसा अगर वो करेगा तो सरकार खर्च करने में हिचक करेगी और सरकार के जो कार्य हैं उसमें बाधा उत्पन्न। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में कैग भारत के संविधान में, भारत की राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा, भारत के राजनीति में इसी कैग ने कई बार भूचाल भी ला दिया है। चाहे वो बोफोर्स तोप कांड हो, बोफोर्स तोप घोटाला हो, यह भी कैग के द्वारा उजागर किया गया था। चाहे वो राष्ट्रमंडल घोटाला हो, वो भी कैग के द्वारा उजागर किया गया था। चाहे वो संचार घोटाला हो, वो भी कैग के द्वारा उजागर किया था, ए राजा वाला। चाहे वो कोलगेट घोटाला हो, यानी कोल घोटाला हो, वो भी कैग के द्वारा उजागर किया गया था। अरे उड़ीसा में तो कैग ने उजागर किया था मनरेगा घोटाला का, और उस घोटाला के तहत यह पता चला था कि उस व्यक्ति के नाम पर पिछले 10 वर्षों से नहर बन रहा है जिसको मरे 10 साल हो गया था। तो भारत के राजनीति में कैग की भूमिका बहुत ही महान है। अपने रिपोर्ट से जहां वह सरकार के ऊपर नियंत्रण तो स्थापित भी करता है, उसी प्रकार भारत में के धन के व्यय के क्षेत्र में कहीं न कहीं शुचिता को स्थापित करने का वो प्रयत्न करता है। धन के व्यय के क्षेत्र में चाहे वो शुचिता हो, उसको स्थापित करने का एक महान कार्य करता है। तो आज अपने लेक्चर के तहत हम लोगों ने कैग के बारे में पूर्ण रूप से जाना। कहां तक आपको ये समझ में आया, कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। आईएएस की तैयारी के तहत एक नए लेक्चर को लेकर मैं विकास श्रीवास्तव आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।